नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों के लेके कुछ बातें। खबर नहीं है, सिर्फ बातें करेंगे शिक्षा मित्रों के कुछ खास बिंदु पर, और साथ ही बेसिक शिक्षा की कुछ खबर हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए, बाद में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि शिक्षा मित्रों बेसिक शिक्षा से जुड़ी अपडेट आपको मिल सके। अब बात करते हैं हम शिक्षा मित्रों को लेके। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक प्रतियोगिता सी चल रही है महाराज श्री राजू दास जी से मिलने की। महाराज श्री राजू दास हनुमानगढ़ी के महंत हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत करीब हैं। उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी मिलते रहते हैं और वार्ता करते रहते हैं। तो इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मित्रों ने महंत राजू दास महाराज जी से संपर्क बनाए। उनका संपर्क बनाने का उद्देश्य सामान्य है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक शिक्षा मित्रों की पीड़ा को पहुंचाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी बजट सत्र से पहले या कह लीजिए नई शिक्षा नीति लागू होने से पहले शिक्षा मित्रों के लिए कुछ अच्छा कर दें। ये बड़ा अच्छी बात है। चलिए, शिक्षा मित्र प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति से जब शिक्षा मित्र मिलता है, शिक्षा मित्र अपनी मांग को लेकर मिलते हैं, तो जैसे ही वो उस कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो और भी संगठन उसमें आ जाते हैं। अब यहाँ पर महंत राजूदास महाराज जी से शिक्षा मित्र संगठन जाके मिला, अपनी पीड़ा बताई, शिक्षा मित्रों की पीड़ा बताई। उन्होंने आश्वासन दिया कि माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर आपकी पीड़ा को हम जरूर बताएंगे। उसके बाद जैसे ही वो से फ्री हुए दूसरा संगठन पहुँच गया, उन्होंने अपनी मांग उनको दी और उन्होंने भी कहा कि शिक्षा मित्रों तक हमारी पीड़ा पहुँचाइए। वो वहाँ से निकले, फिर तीसरा संगठन पहुँच गया, उन्होंने अपनी मांग दी कि हमारी ये मांगे हैं और आप माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाइए। तो एक व्यक्ति जो सोच भी ले कि चलो इन शिक्षा मित्रों के लिए माननीय मुख्यमंत्री से बात किया जाए, लेकिन वो इतने संगठनों को बार बार अपने यहाँ आते देख दे कहीं कन्फ्यूज ना हो जाए कि आखिर मुझे माननीय मुख्यमंत्री से इनके संबंध में वार्ता करनी है तो क्या करनी है। उदाहरण के तौर पर कि कहीं टेट पास शिक्षा मित्रों के लिए माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता तो नहीं करनी, कहीं प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार 62 वर्ष की सेवा और उचित मानदेय वृद्धि की बात तो नहीं करनी, कहीं 3 कैटेगरी की तो बात नहीं करनी, या कहीं उत्तराखंड मॉडल को तो नहीं अप्लाई करवाना, क्योंकि हर संगठन अपनी अलग अलग मांगों को लेकर उनके पास पहुंच जाते हैं। तो शायद पैरवी करने वाला ही व्यक्ति कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री से कहना क्या है या क्या इनकी समस्या है, क्या बतानी है। आप बेहतर समझ सकते हैं कि मेरा कहने का तात्पर्य क्या है। क्यों सभी संगठन एक मंच पर एक जगह आकर एक ही मांग पत्र को क्यों नहीं देते हैं और सभी लोग मिलकर एक साथ क्यों नहीं जाते हैं। अब लास्ट में राजू दास महाराज जी से जितेंद्र साही जी भी मिल के आए। अब सोशल मीडिया पर उनकी फ़ोटो आई तो हमने देखा कि कम से कम जितेंद्र साही जी भी राजू दास महाराज जी की इस दौड़ में पीछे नहीं हटे हैं, वो भी उनसे मुलाकात करके आए। तो अच्छी बात है। शिक्षा मित्रों के लिए अगर कुछ माननीय मुख्यमंत्री राजू दास महाराज जी की जो प्रभाव से अगर कर देते हैं तो बस होने के बाद उसका श्रेय लेने की होड़ ज़्यादा जो है ना शिक्षा मित्रों में फूट डाल दे कि ये मेरे प्रयास से हुआ है। कहीं ना कहीं कोई भय होता है कि अगर किसी संगठन के ऐसा करने के प्रयास से अगर कुछ सफलता मिलती है तो हमारे वर्षों की मेहनत बेकार चली जाएगी और कल परसों बना हुआ संगठन सारा श्रेय ले जाएगा। तो श्रेय लेने की होड़ को छोड़कर फिलहाल शिक्षा मित्रों को एकजुट होकर एक मांग पत्र देकर एक संगठन बनाकर ऐसी जो मांग रखनी चाहिए। संगठन भले ही अलग अलग हों, लेकिन सभी लोग मिलकर अगर राजू दास महाराज जी के पास जाते तो शायद उसका प्रभाव ज़्यादा होता। खैर, ये थी राजू दास महाराज जी को लेके आजकल सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का एक संक्षिप्त विश्लेषण। लेकिन अब हम बात करें एक एनसीटी के आदेश की, जिसमें उन्होंने कहा है कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक टेट अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस खबर को जब हमने पढ़ा तो हमें थोड़ा सा झटका इस बात को भी लगा कि शायद अब नॉन टेट शिक्षा मित्रों की स्थिति कहाँ होगी, क्योंकि अभी तक यही उम्मीद थी कि जब प्री प्राइमरी स्कूल में पहली और दूसरी क्लास शामिल हो जाएगी तो शायद उसकी नियमावली अलग होगी, या जो प्राइमरी की नियमावली है उसमें थोड़ा सा संशोधन हो जाएगा और प्राइमरी कक्षाएं 3, 4, 5 हो जाएंगी। तो उसके लिए जो अर्हताएँ थी वो 3, 4, 5 से लागू होंगी। लेकिन जब पहली दूसरी में भी टेट अनिवार्य है और ये कहा जा रहा था कि शिक्षा मित्रों को प्री प्राइमरी स्कूल में समायोजित किया जा सकता है
वो पहली दूसरी क्लास प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, तो वहाँ भी अब टेट अनिवार्य कर दिया गया है। टेट अनिवार्य रहेगा तो अब क्या शिक्षा मित्र LKG UKG और नर्सरी जो प्राइमरी जो आंगनबाड़ी की कक्षा हैं, जो कह लीजिए आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, क्या उनको पढ़ाएंगे? अगर वो उनको पढ़ाएंगे तो आंगनबाड़ी किसको पढ़ाएंगी? तो यहाँ नॉन टेट शिक्षा मित्रों की स्थिति अब थोड़ा कंफ्यूज कर रही है कि वो आखिर किस कार्य में प्राइमरी स्कूल में रखी जाएंगे, कि पढ़ाने के लिए तो टेट पास करना ही पड़ेगा। बाकी हो सकता है कि उनसे गैर शैक्षणिक कार्य ले लिए जाएं और पद सर्जित कर दिए जाएं, सहायक पद सर्जित कर दिए जाएं, तो हो सकता है कि उनको महासमाहित कर दिया जाए। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा सा गंभीर है। जब तक नई शिक्षा नीति नहीं लागू होती और सरकार अपना बयान नहीं देती है, कुछ भी कहना संभव नहीं लग रहा है। अगली खबर में हम बताते हैं आपको ARP महोदय के लिए ये संदेश है माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का। उन्होंने आदेश दिया है कि ARP जो है स्कूल का निरीक्षण पहले से तय तिथियों में करें, यानी कि जब वो किस किस विद्यालय में जाएंगे इसकी सूचना प्रधानाध्यापक को दे दें। औचक निरीक्षण ना करें और ना ही विद्यालय की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें। उनका कहने का मतलब है कि आप अध्यापक पर अतिरिक्त दबाव नहीं बनाएंगे, कोई भी ऐसी जांच नहीं करेंगे जो हमारे अधिकार क्षेत्र की है और आपके अधिकार के क्षेत्र की नहीं है, क्योंकि आपका नाम ARP है, यानी कि एकेडमिक रिसोर्स पर्सन की, ना कि एडिशनल रेस्पॉन्सिबल पर्सन की। उन्होंने एक मजाकिया तौर पर कहा, और लेकिन कहा उन्होंने बिल्कुल गंभीरता से और सख्त निर्देश दिए कि अगर ऐसा ARP करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हम आपको माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का बयान वीडियो के माध्यम से आपको सुना ही देते हैं। यूनिफॉर्म का किसी ने अगर शिक्षक पर किसी कार्रवाई करने की बात कही, उस शिक्षक पर, ये काम उसके लिए हम सब हैं, करेंगे, तो ऐसे जो ARP लोग होंगे उनके ऊपर बहुत तगड़ी कार्रवाई होगी। क्योंकि होता क्या है, हम हमेशा अपनी ड्यूटी से डेविएट कर जाते हैं। जो हमारा काम है वो हम करें। आपसे अगर कोई पूछेगा कि आपको टीचर मिला कि नहीं मिला, वहां पर आप रिपोर्ट कर दीजिएगा कि मैं जब गया था, और डेट बता कर जाइए। औचक निरीक्षण नहीं करना है आपको, आप समय बताकर जाइए, शेड्यूल आपका जारी होना चाहिए, किस स्कूल में किस दिन जाएंगे। उसके बाद भी अगर वहां कोई शिक्षक अकारण आपको नहीं मिलता है तो आप रिपोर्ट करिए, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना यही है कि आप केवल एकेडमिक रिसोर्स पर्सन रहिए, आप एडिशनल रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनने की कोशिश मत करिए। तो आपने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का बयान सुन ही लिया। ARP के लिए सख्त निर्देश, औचक निरीक्षण ना करें ARP। चलिए हम अगली खबर बताएं कि समय बड़ा बलवान है, और देखिए कैसा पलटी मारता है। जो आदेश बेसिक शिक्षा में पहले आते थे उसके विपरीत आदेश अब बेसिक शिक्षा में आ जाते हैं। पहले आपने देखा होगा कि प्राथमिक विद्यालय में झाड़ू लगाते बच्चे का फोटो अगर खींच ले तो प्रधानाध्यापक सस्पेंड हो जाते थे। तो आज बेसिक शिक्षा में ये आदेश है कि अब मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय के नाम से एक आयोजन होगा, और इस आयोजन के अंतर्गत बच्चे विद्यालय में आधा घंटा साफ सफाई करेंगे। यानी कि अगर बच्चे आपको स्कूल में साफ सफाई करते नज़र आते हैं तो इसमें कोई भी प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। ये शासन के ही निर्देश होंगे। बच्चों के अंदर साफ सफाई की भावना लाने का, सामूहिक रूप से कार्य करने और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए ये योजना बनाई गई है, जिसके अंतर्गत बच्चे आधे घंटे विद्यालय में साफ सफाई पर ध्यान दिया करेंगे। अब ये साफ सफाई किस तरह की होगी, इसके दिशा निर्देश शायद विस्तार से बाद में आ जाएं। तो आदेश बदल चुके हैं, क्योंकि पहले विद्यालय में व्हाट्सएप ऑनलाइन होने पर शिक्षक को नोटिस आके जवाब देना पड़ता था कि आप विद्यालय के समय में ऑनलाइन थे व्हाट्सएप पर। तो आज व्हाट्सएप के माध्यम से ही शिक्षक ऑनलाइन कक्षा करा रहे हैं बेसिक शिक्षा के आदेशों के अनुसार। तो आदेश समय समय के अनुसार बदलते रहते हैं और समय बड़ा बलवान है, ये बात यहाँ पर स्पष्ट होती है। और अंत में एक खबर हम आपको बता दें कि अलीगढ़ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश दिया है कि अब अवकाश के दिनों में भी शिक्षकों को काम करना पड़ सकता है। यानी कायाकल्प का काम अगर आपका अधूरा है और बच्चे विद्यालय में आना शुरू हो गए हैं तो विद्यालय परिसर में विद्यालय के समय में कोई भी कायाकल्प का काम इस तरह से ना कराया जाए कि शिक्षा पर इसका प्रभाव पड़े। आप इसके लिए छुट्टी के दिन या रविवार के दिन कायाकल्प के काम करा सकते हैं। विद्यालय की रंगाई पुताई हो, चाहे कोई काम हो, अवकाश के बाद या अवकाश के दिन ही ये कार्य कराए जाए। तो यहाँ पर अब
बच्चों की पिछड़ी पढ़ाई जो छूट गई है उसको पटरी पर लाने के लिए शिक्षकों को अतिरिक्त कार्य भी करना पड़ेगा और प्रयास भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों बस ये थी बेसिक शिक्षा से जुड़ी खबरें। हम ऐसे ही बेसिक शिक्षा से जुड़ी खबरें और शिक्षा मित्र से जुड़ी खबरें आपके लिए लेके आते हैं। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।